अरे छात्रगाम में मिलती थी कि नहीं मिलती थी तब दारू? के भाव मिला करती तुमने? 100 रुपए वाली दारू है जो 500, 700, 800, 1000 रुपए जैसा दाव लगा वैसी दे दी। तुम ये बताओ मेरे को, ये दारू वाला महकमा किसके पास है? तो संत के पास नहीं, उचारणाला के पास है। सारी बेच गया दारू। केवल शराब का घोटाला नहीं, रजिस्ट्री का घोटाला। और जेजेपी की सरकार प्रदेश में बनी तब से लेकर के इस 1.5 वर्ष में हम किन किन दिक्कत और कठिनाइयों से गुजरे, हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई और किस ढंग से इस कोरोना की आड़ के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून कृषि के बना करके किसान को उसकी जमीन से कैसे बेदखल किया जाए, कैसे किसान की जमीन को बड़े घराने जो कॉर्पोरेट हाउस कहा जाता है उनको दी जाए, कैसे किसान को उस जमीन में मालिक की बजाय मजदूर बनाया जाए, इसके लिए 3 काले कानून बनाने का काम किया। आप लगातार पिछले 4 महीने से जहाँ इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हो, वहीं रोजाना अपने गांव से हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के टोल बैरियर पे जाकर के उस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन पिछले 6-7 महीने से चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम करे, उसको ताकत देने का काम करे। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं भी साथियों आज आपसे इस आंदोलन के सिलसिले में मिलने आया था। मैंने जब विधानसभा से इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने के बाद पार्टी के सीनियर साथियों के साथ मैंने बैठ करके चर्चा करी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सारे साथियों की एक ही बात थी कि एक आंदोलन किस तरह मजबूत हो, इसके लिए हमें गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिलकर के लोगों को इन कृषि के 3 काले कानून जो है, जहाँ इनके बारे में पूर्ण रूप से बताएं, वहीं किसानों को इस आंदोलन के लिए और ज़्यादा प्रेरित करें, और ज़्यादा उनको तैयार करें कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो तब तक इस आंदोलन को और मजबूत करके लड़ने का काम किया जाए। जहाँ साथियों आप आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे थे, वहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार भी हरियाणा के किसान को कमजोर करने में लगी हुई थी। जब ये कोरोना की महामारी आई थी, पूरे देश और दुनिया में जब इसने महामारी ने बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे जब इस महामारी के लोग शिकार हो रहे थे, उस वक्त हमारे देश में इस महामारी के बहुत थोड़े मरीज थे, कोरोना के बहुत कम पेशेंट थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन लगाया था, उस वक्त केवल 600 इसके मरीज थे। हम तो ये मान के चल रहे थे कि लॉकडाउन लगा करके कहीं इस महामारी पे काबू पाने का काम किया जा रहा है, लेकिन साथियों इस बीमारी को काबू करने की बजाय एक ऐसी बीमारी पैदा इस देश में कर दी जिसकी वजह से इस देश का अन्नदाता जो आज दुखी है, परेशान है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने एक काले कानून बनाए, वहीं इस प्रदेश के अंदर इस महामारी के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए। अगर मैं एक के घोटाले की विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। सरकार बनते सबसे पहले धान का घोटाला हुआ था। जब धान का घोटाला हुआ, विधानसभा का सत्र आया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि नई सरकार से उम्मीद तो ये करते थे कि किसान को और ज्यादा आप प्रोत्साहन देने का काम करोगे,
लोगों से किए हुए वायदों को पूरा करोगे। जो सरकार में शामिल लोग थे जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया था, मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप तो ये कह करके हरियाणा की विधानसभा के सदस्य चुन करके आए थे, आपने तो ये कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद अगर हम किसी सरकार में शामिल होंगे तो बड़े बुजुर्ग को मान और सम्मान के रूप में 5100 रुपये पेंशन देंगे। आप लोग तो ये कह करके आए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मैंने कहा था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को ये कह करके वोट लिया था कि अगर आप हमें चुन करके भेजोगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और रोजगार और नौकरी जिन बच्चों को नहीं मुहैया होगी उनको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तुमने अनेक वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ? वायदे पूरे करने की बजाय किसान के धान की फसल पे बोनस 100 रुपये देने की बात करने वाले लोगों ने किसान से 250 से 300 रुपया नमी के नाम पे काटने का काम किया। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि केवल आप हमें एक बात का जवाब दे दें कि धान के ऊपर नमी के नाम पे जो पैसा काटा जा रहा है ये किसके खाते में जा रहा है? ये पैसा सरकार के खाते में आ रहा है? ये पैसा मिल मालिक के खाते में जा रहा है? ये पैसा कोई इनकी खरीद करने वाली एजेंसी के खाते में जा रहा है? या ये पैसा जिस आड़ती की दुकान पे धान किसान ला करके डालता है उसके खाते में जा रहा है? मुख्यमंत्री कहने लगा इंक्वायरी कराऊंगा। साथियों, साल बीत गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पहला घोटाला धान का, फिर सरसों का, फिर गेहूं का, और फिर एक ऐसा माफिया खड़ा किया था जिससे 50 लोगों की तो जान गई, और शराब माफिया के नाम से ये पूरा प्रदेश बदनाम हुआ। लॉकडाउन के दौरान इस किस्म के हालात थे कि अगर गांव में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ भी हो जाती थी तो रिश्तेदार भी मिलने नहीं आए थे। लोग डरते थे कि कहीं रिश्तेदार से मिलने जाएं, हमारी वजह से उस घर में, परिवार में, गांव में किसी को कोरोना ना हो जाए। उस लॉकडाउन में हालत ऐसी थी, ना कोई रेलगाड़ी चल रही थी, ना कोई बस और कार चल रही थी, ना साथियों कोई फैक्ट्री चल रही थी, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे। यहाँ तक भी गांव में छोटी छोटी दुकान जो थी परचून की वो भी बंद कर दी गई थी। टीकरी पहरा लग गया था, सड़क पे कोई निकल नहीं सकता था, पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। कोई अगर गलती से कहीं शहर जाना चाहता था तो पुलिस वाले उसको बेइज्जत करने का काम करते थे। उस दौरान हरियाणा की सरकार के अंदर बैठे लोगों ने शराब के गोदाम जो दारू से भरे हुए थे, जिन पे सरकार की सील लगी हुई थी, उनमें चोरी करवाने का काम किया। 1 करोड़ 20 लाख बोतल दारू की निकाली गई और निकाल करके हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में, घर घर में सप्लाई करके लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया। घोटाला भी हुआ और रजिस्ट्री के बाद कोरोना के नाम पे जो दवाइयां खरीदी गई उस पे भी घोटाला किया गया। साथियों, जो लोग ये कह करके कहीं अपना दाव आपके बीच में आकर के लगा करके गए थे, जो ये कहते थे अपने भाषणों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसने 75 पार का नारा दे रखा है, हम उसको यमुना पार कराएंगे, जो ये कहते थे कि ये पार्टी तो हत्यारों की पार्टी है, उस वक्त नौजवान साथियों से ये बाकायदा खुल करके कहते थे कि हर नौजवान को वोट डालने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे 32 इनोसेंट बच्चों को जाट आरक्षण के नाम के ऊपर बीजेपी के लोगों ने मरवाने का काम किया। अगर आप उन लोगों को, उन बच्चों का बदला लेना चाहते हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करो। आपको भावुक किया गया, आपका वोट लिया गया, आपका वोट लेकर के कहीं उस वोट को, जिसको मान और सम्मान मिलना चाहिए था, जिसकी इज्जत करनी चाहिए थी, उसको ले जा करके खटक के गिरवी रख दिया।
साथियों, अभी मुझे जो सम्मान के रूप में पगड़ी पहनाई, पगड़ी का मतलब जानते हो क्या है? पगड़ी किस आदमी को पहनाई जाती है? पगड़ी गांव का जो है मान सम्मान है। आपने ये पगड़ी चौधरी देवीलाल को भी पहनाई थी। आपने ये पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी पहनाई थी। आपने जब चौधरी देवीलाल को ये पगड़ी पहनाई थी तो उन्होंने इस पगड़ी को प्रधानमंत्री के पद तक ले जाने का काम किया। आपने पगड़ी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पहनाई, आपकी इस पगड़ी के मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा सके। जब कांग्रेस के राज में उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज करके 10 साल की कैद कराई गई।